नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट सामाजिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मॉडल पेपर के जो कि अपने ब्लूप्रिंट और बोर्ड प्रश्न पत्र की जो योजना है उसके अकॉर्डिंग होगा। अपना जो समय होगा वो 3.25 घंटा होने वाला है। अंक अपने 80 का होगा। इसमें आपके ज्ञान आधारित प्रश्न का जो अंक भार होगा वो आप यहाँ देख सकते हो। बोध वाले प्रश्न आपके कितने अंक भार के होंगे, अभिव्यक्ति वाले कितने होंगे, मौलिकता यानी आपका जो मानचित्र है वो 4 मार्क्स का होने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या और उनका अंक भार यहाँ दिया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो कि हमारी हिस्ट्री का ये चैप्टर है पहला, 5 अंक का है, और भारत में राष्ट्रवाद 6 मार्क्स का है। इनमें से किस तरीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों की सीरीज आपके लिए यहाँ उपलब्ध है और उन प्रश्नों का सरल और सहज तरीके से हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अभी अपना एग्ज़ाम नज़दीक है और अपने पास टाइम बहुत कम है। अभी तक भी आप किसी भी कारण से सामाजिक विज्ञान को नहीं पढ़ पाए तो आप मेरे साथ एक्टिव रहें, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये आप देख सकते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब इससे कौन से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है अपने वो बन रहे हैं और कितने का ये चैप्टर आएगा, तो टोटल 5 नंबर का अपना चैप्टर आने वाला है। यूरोप में राष्ट्रवाद, लघुत्तरात्मक प्रश्न एक आएगा अपना जो कि 2 नंबर वाला होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 नंबर वाला होगा, वो भी एक प्रश्न आएगा। टोटल इस पार्ट से 2 प्रश्न आने वाले हैं, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाला। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अपना जो पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है वो शुरू कहाँ से होता है कि 1848 में फ्रेडरिक सारियू जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार होते हैं, उनके द्वारा कल्पना की जाती है यूटोपिया, कल्पनाशीलता, यानी जिसमें वास्तविकता नहीं हो, सिर्फ कल्पना हो। तो उनके द्वारा 4 चित्र बनाए जाते हैं और उसमें गणराज्य, लोकतंत्र, इससे संबंधित सपने होते हैं, राष्ट्र राज्यों के सपने होते हैं। तो इस चैप्टर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या अभिप्राय है। उदारवाद लिबरलिज्म, अंग्रेजी भाषा का शब्द है लिबरलिज्म, उससे बना है। और लिबर जो लैटिन भाषा का शब्द है लिबर, उस पर आधारित है। लिबरलिज्म लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है और लिबर का मतलब होता है आज़ादी यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसकी? व्यक्ति की, और कानून के समक्ष उसकी समानता हो, ये उदारवादी राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद, उदारवाद की बात की हमने, राष्ट्रवाद आपको पता ही है, एक होने का भाव, अपने देश के लिए मर मिटने का भाव, क्योंकि 19वीं शताब्दी यूरोप में राष्ट्र राज्यों की शताब्दी थी, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था उस समय। जब हम बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप में 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में सामने आया जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत यानी लोगों के मस्तिष्क में बड़े बदलाव आ रहे थे। और यूरोप के जो राष्ट्र वंशानुगत तरीके से जो साम्राज्य चल रहे थे, राजाओं के जो राज्य थे, वो राष्ट्र राज्य, उसकी जगह राष्ट्र राज्य का उदय हो रहा था। यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति से होती है, और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। तो प्रथम अभिव्यक्ति इसी से मानी जाती है। और इससे हुए राजनीतिक और जो संवैधानिक परिवर्तन थे, उसमें संप्रभुता का हस्तांतरण, यानी जो शक्ति और सत्ता थी वो राजा के हाथ से निकलकर नागरिकों के हाथों में आ गई थी। ये बड़े बदलाव थे उस समय। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि 1848 में फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्रों में स्वप्नदर्शी प्रस्तुति क्यों की? तो ये एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की, और इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा था। और उनके शब्दों में जनतांत्रिक, जनता का शासन, सामाजिक गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। नेपोलियन संहिता क्या थी? तो नेपोलियन
जो कि 1804 में एक नागरिक संहिता तैयार करते हैं, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1804 की साल थी वो। इस संहिता ने जन्म पे आधारित जो भी विशेषाधिकार प्राप्त थे वो समाप्त कर दिए थे तथा कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया किए थे। ग्रिम बंधु कौन थे और उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? तो ग्रिम बंधु जर्मनी के निवासी थे और इन्होंने पुरानी जो लोक कथाएं इकट्ठी की, उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं वो बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद की जाती हैं। रूमानीवाद, ये नेक्स्ट एग्जाम में अपने प्रश्न आ चुका है 2022 में। तो रूमानीवाद क्या है? ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करता था। रूमानीवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पे जोर देता था। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? वियना संधि के उद्देश्य लिखने हैं। तो वियना संधि जो कि भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकने पे जोर देती है। नेपोलियन द्वारा जो बर्खास्त किए गए थे राजतंत्र, उनकी बहाली करना। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। नेपोलियन युद्धों के दौरान जो भी बदलाव हुए उनको खत्म कर देना। ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के जनक क्यों कहे जाते हैं? तो पर्सा का एक प्रमुख मंत्री था बिस्मार्क। उसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। सेना और नौकरशाही की मदद से तथा 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इसलिए ओटोमन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न अपना है कि जेवेलियन संघ की विशेषता क्या है? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जेवेलियन संघ क्या है? तो जेवेलियन संघ एक शुल्क संघ था जो 1834 में बना था। साल थी 1834 में इसकी स्थापना हुई और इस संघ का उद्देश्य क्या था कि जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 मार्क्स का आएगा अपना। यूरोप में राष्ट्रवाद की कोई 4 विशेषता लिखनी, कारण लिखने कि यूरोप में ही राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले क्यों हुआ। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है और हमने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और भारत को स्वतंत्र कराने में योगदान अपने क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेताओं का रहा। वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, इसके 4 कारण कौन से हैं। तो मध्य वर्ग का उदय हो रहा था उस समय और मध्य वर्ग में कुलीन और उदारवादी वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों की लोकप्रिय बन रहे थे राष्ट्रीय विचार। उदारवादी विचारों का प्रारंभ हो रहा था उस समय। उदारवाद जो कि आज़ादी की बात करता है, व्यक्ति की समानता की बात करता है, व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, वो उदारवादी विचार उभर रहे थे उस समय। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई इस विचारधारा ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यूनान, उस समय स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था यूनान में 1832 में हुई कस्तुनतुनिया की जो संधि थी, उससे भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली और उससे भी प्रभावित हो रहे थे। मतलब वहाँ से जो क्रांतिकारी थे उनको सपोर्ट मिल रहा था कि हम भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। जन विद्रोह प्रमुख कारण था। जन विद्रोह से रूढ़िवादी सरकारें कमजोर होने लगी तथा राष्ट्रीय भावनाएं जन्मने लग गई थी। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में मैत्सनी का योगदान का उल्लेख करना है। ऊपर हमने बिस्मार्क का किया, अब हम मैत्सनी की करेंगे कि इटली के एकीकरण में मैत्सनी का क्या योगदान था। वह राजशाही के विरुद्ध तथा लोकतंत्र में विश्वास करता था। वह इटली के विभिन्न राज्यों और प्रदेशों को एकीकृत कर जो एकीकृत इटली है और एकीकृत गणराज्य है वो बनाना चाहता था। मैत्सनी ने यंग इटली के माध्यम से एक संगठन बनाया था। मैत्सनी ने, उसका नाम था यंग इटली, और इसके माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। कौन सा संगठन था जिसके द्वारा मैत्सनी लोगों में राष्ट्रीयता, भक्ति, त्याग और बलिदान की भावनाएं उत्पन्न कर रहे थे? यंग इटली। मैत्सनी ने प्रजातांत्रिक गणराज्यों के अपने स्वपन से रूढ़िवादियों को पराजित कर दिया।
नेक्स्ट प्रश्न अपना महत्वपूर्ण है कि 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन करना है। तो प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर, राजा के हाथ से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई थी। स्टेटस जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। तोलने और मापने के लिए एक तरह की व्यवस्था लागू की गई। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। हमने पहले बात की कि प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति से ही मानी जाती है, जिससे यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से, क्योंकि अपने पास समय कम है और एग्जाम अपनी नज़दीक है, इसलिए हम इस चैप्टर को भी इसके साथ ही कर लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से। अपने वस्तुनिष्ठ यानी अवैध वाले एक प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे, एक मार्क्स का यानी टोटल 2 मार्क्स का। निबंधात्मक प्रश्न आएगा एक 4 नंबर वाला, यानी टोटल हमारा ये जो चैप्टर है ये 6 नंबर का है। तो 6 नंबर हम यहाँ पक्के करने वाले हैं। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ, सबको पता ही 1922 की घटना है। भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ किया था, तो ये सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है। रोलट एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 1919 में पारित हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये घटना 1932 की है। पूना पैक्ट कब हुआ, किसके बीच हुआ, गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये हुआ 5 मार्च 1931 को। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज। वंदे मातरम किसने लिखा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत माता की विख्यात जो छवि थी उसको चित्रित किसने किया था, तो अवनींद्र नाथ टैगोर। पूर्व जो स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी, तो पूर्व नहीं, पूर्ण स्वराज्य की मांग, तो ये लाहौर अधिवेशन था 1929 में। लाहौर अधिवेशन में मांग की थी पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की, ये भी मोस्ट है अपना, तो वो साल थी 1930 की। महात्मा गांधी ने साबरमती से नमक यात्रा कब शुरू की, तो ये 12 मार्च 1930 को। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, अब्दुल गफ्फार खान। C.R. दास व पंडित C.R. दास और पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की, तो ये 1923 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था, भगत सिंह ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष मिलकर सबने। रोलट एक्ट क्या था, गांधी जी द्वारा रोलट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। तो रोलट एक्ट क्या था और गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया, तो रोलट एक्ट 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलट एक्ट पारित किया और इसका एक प्रकार का अंग्रेजी कानून था। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना कोई मुकदमा, जो भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करता उसको बिना किसी मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे। इस प्रकार का एक कानून था, इसे काला कानून का नाम दिया गया था। तो गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 की हड़ताल करने का आह्वान कर दिया। गांधी जी के आह्वान पर विभिन्न शहरों में जुलूस और रैलियां निकाली गई, दुकानें बंद कर दी गई। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को, ब्रिटिश सरकार ने जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसको कुचलने के लिए एक दमनकारी नीति अपनाई है। सरकार ने अमृतसर में स्थानीय राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
और गांधी जी दिल्ली में प्रवेश ना कर सकें, इस पे पाबंदी लगा दी। मार्शल लॉ लागू कर दिया। जनरल डायर ने कमान संभाल ली। इसका ये जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो अधिकारी थे वो थे जनरल डायर, तो उनके द्वारा इस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। तो 13 अप्रैल को जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाकर निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो 4 मार्क्स का हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। ये आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसे भारतीयों के विरोध के बावजूद अपनी रिपोर्ट पर प्रस्तुत कर दी, जिससे भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ। साइमन कमीशन क्या था, ये हम सबको पता है कि साइमन नाम के अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1928 में भारत में कमीशन भेजा गया था कि भारत में संविधान या जो भी अगला संविधान संशोधन या जो कुछ भी कानून बनेगा उससे संबंधित आपको काम वहाँ से उसकी सफलता की, जो कि 1919 का अधिनियम बना था, उसकी सफलता की भी जांच करनी थी और नेक्स्ट भविष्य, भारत का भविष्य तय भी करना था। तो ये साइमन कमीशन भारत आया। और इस कमीशन में भारत का भविष्य तय करना था, लेकिन कोई भी भारतीय अधिकारी शामिल नहीं था, सभी अंग्रेज अधिकारी थे। तो इसका विरोध किया गया कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। यह आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, जिसके तहत उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा विनयपूर्वक। इसीलिए इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा। अवज्ञा कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार की, लेकिन विनयपूर्वक, किसी प्रकार की हिंसा नहीं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 जो भी साथी थे विश्वसनीय, उनके साथ वॉलेंटियर जिसको बोल सकते हैं, नमक यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू होकर 240 किलोमीटर दूर जाकर दांडी नामक स्थान पे रुकी। गांधी जी ने 24 दिन तक रोज लगातार 10 मील का सफ़र किया और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। कब? 6 अप्रैल को पहुंचे गांधी जी। चले कब थे? 12 मार्च को। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन देश भर में फैल गया और अनेक स्थानों पर लोगों ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया। सरकार ने आंदोलन को दबाने का दमन चक्र प्रारंभ कर दिया, यानी पूरा प्रयास किया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा कि इस आंदोलन को दबा दिया जाए। गांधी जी सहित अनेक लोगों को जेल में डाल दिया। अंत में गांधी जी तथा वाइसराय इरविन के मध्य एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, जो कि ऊपर देखा हमने, तथा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया था। तो गांधी जी ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से 1932 के बीच। 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और 3 गोलमेज सम्मेलनों में से गांधी जी ने मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो आप जब आगे नेक्स्ट एग्जाम जो भी दोगे तो आपका ये जीके भी कवर हो रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक अगर सुन रहे हो तो आपके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। नेक्स्ट अपन प्रश्न करेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोलट एक्ट पारित कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, तो दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी 1915 में, जनवरी 1915 में भारत पहुंचते हैं और उसके बाद गांधी जी के जितने भी आंदोलन आप बता सकते हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और 1919 का रोलट एक्ट जो ब्रिटिश सरकार ने पारित किया, वहाँ से गांधी जी जो अंग्रेजी सरकार है उसका असहयोग करना शुरू कर देते हैं। गांधी जी को विश्वास था कि अगर भारतीय लोग या हम अगर ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करें तो ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक भारत में नहीं रह सकती। इस एक्ट के अनुसार सरकार की राजनीतिक गतिविधियां कुचलने और राजनीतिक जो भी विरोध कर रहे थे उनको बंदी बनाकर 2 वर्ष तक बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था। इस प्रकार का एक काला कानून था, इसका विरोध किया गया। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी माल
विदेशी वस्तुएं जो भी थी उसका बहिष्कार शुरू कर दिया और शराब की दुकानों पे धरना दिया। विदेशी वस्त्रों की दूसरे देशों यानी विशेषकर ब्रिटिश वस्त्र थे उनकी होली जला दी गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ नमक यात्रा शुरू की। ये यात्रा साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पे, जो कि 6 अप्रैल को पहुंचती है, वहां समाप्त हुई। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। 8 अगस्त 1942 को पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? करो या मरो। ये नारा गांधी जी ने कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कि अब हम स्वतंत्रता लेके रहेंगे। ये एक प्रकार का जन आह्वान किया गांधी जी ने, और जो नेतृत्व कर रहे थे उन सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो ये आंदोलन जो कि स्वतंत्र भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 वाला, इस आंदोलन का कोई भी नेता नहीं था, ये एक प्रकार का जन आंदोलन था। इस अवसर पे गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा दिया। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित करना है। चौराचौरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है, दांडी गुजरात में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, अमृतसर पंजाब में है, चंपारण बिहार में है, सूरत गुजरात में है, खेड़ा गुजरात में है, पंजाब राज्य है, और पंजाब में अमृतसर है। तो आपको ध्यान होगा, और ये आप आसानी से भर सकते हैं। मैप का अभ्यास भी हम करेंगे बहुत जल्द। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैप लाने वाले हैं। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोशल साइंस से संबंधित आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। मैं पूरी की पूरी सोशल साइंस आपको 2-4 दिन में ही पूरी करा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।